अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तहरीक की बहाली बीएमसी का एहतजाजी कैंप आप देख रहे हैं कि इस वक्त रात के कितने बज गए? 11 बजने वाले हैं। साथी बैठे हुए हैं, कैंप में एहतजाज कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूर किया जा रहा है कि वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च किया जाए। यहाँ पर हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा है ज़राअत बलूचिस्तान एग्रीकल्चर यूनियन के सूबाई जनरल सेक्रेटरी जनाब मंजूर बलूच साहब से थोड़ा सा अलावाल करते हैं। मंजूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मंजूर साहब? खैरियत से? मंजूर साहब आपको कैंप में खुशामदीद कहते हैं। तो मंजूर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आपको पता है तमाम ये तहरीक शुरू थी और अभी तक कुछ अमली तौर पे कुछ भी सामने नहीं आया। आप इसकी हिमायत में आए हुए हैं, तो थोड़ा सा अपना इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि दोस्तों को मालूम है कि काफ़ी अरसे से बीएमसी वाले आवाज़ नहीं आ रही, बीएमसी वाले एहतजाज में बैठे हुए बहाली के लिए। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट इनके साथ नाइंसाफ़ी करे, इन एम्प्लॉइज़ के साथ, इन मेहनत मज़दूरों के साथ जो यहाँ एहतजाज में बैठे हुए, काफ़ी अरसे से बैठे हुए, पहले भी सर्दियों में बैठे हुए थे। दोस्तों ने, काफ़ी लोगों ने वादे किए, लेकिन वो वादे अभी तक वफ़ा नहीं हुए। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ भी एम्प्लॉइज़ का कोई मसले मसाइल होते हैं, उनको हल करने के बजाय उनको दूर दिया जाता है, उनको लंबा किया जाता है और वो मसले हल नहीं किए जाते। मैं ये चाहता हूँ कि इनके मसले जल्द से जल्द हल हों। एग्रीकल्चर एम्प्लॉइज़ यूनियन, ऑल पाकिस्तान लेबर फेडरेशन आपके साथ हमेशा साथ रही है और साथ रहेगी। जब भी आप लोगों को यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी ज़रूरत पड़े, जहाँ एहतजाज में, रैली में, जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े, इंशाल्लाह एग्रीकल्चर एम्प्लॉइज़ यूनियन आप लोग साथ है और साथ रहेगी। मैं ये समझता हूँ कि जब भी एम्प्लॉइज़ के कोई भी मसले मसाइल हुए, बग़ैर किसी उसको तूल दिया जाता है। अगर उसका कोई मसला हो जाए तो उसको सस्पेंड जल्द से जल्द किया जाता है। फिर उसको कानून को नहीं देखा जाता कि यार इसमें कोई रिलैक्सेशन है या नहीं है। जब उनके मसले मसाइल और उनके हक़ में अगर कोई बात हो तो वो उसको लंबा करते हैं। अगर गवर्नमेंट के हक़ में हो तो वो ये चाहते हैं कि यार बस मज़दूर को ख़त्म किया जाए, मज़दूर को कोई भी रिलीफ ना दिया जाए। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट बलूचिस्तान से, वज़ीर आला साहब से, सेक्रेटरी साहब से, मिनिस्टर हेल्थ से और जितने भी हमारे वज़रा हैं उनसे कि हमारे ये बीएमसी के जितने भी मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं, इंशाल्लाह बचाना उनके साथ काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। बस बहुत शुक्रिया मंजूर साहब। मंजूर साहब जो है हमारे हमेशा कारकुनों के लिए भी आवाज़ उठाते रहते हैं, मेहनत कशों के लिए भी। और अब मैं अब्दुल्ला खान साहब जो चेयरमैन हैं हमारे, उनसे सवाल करना चाहूँगा, जिस पर थोड़ी देर पहले हमारे शाही साहब ने भी रोशनी डाली थी। और दोबारा मैं ये सवाल चेयरमैन तहरीक बहाली गुलाम कोटा और सूबाई जनरल सेक्रेटरी एका बलूचिस्तान अब्दुल्ला खान साहब से सवाल करना चाहूँगा। आजी साहब, हुकूमत मुआहदे करके मामलात को, मसाइल को भूल जाती है, उसके पीछे उनका क्या एक फ़िक्र होती है, एक सोच होती है? क्या वो समझते हैं कि ये कोई जज्बाती तहरीक थी, वक्त के साथ ये ख़त्म हो जाएगी? तो इस बारे में आप ज़रा बता दें कि ये क्या वाकई कोई जज्बाती तहरीक है या कोई संजीदा तहरीक है जो इतने अरसे से चल रही है और अभी तक पीछे नहीं हटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक लोग ये समझ रहे कि ये एक जज्बाती अमल है, एक जज्बाती उबार है, तो मेरे ख्याल में उन लोगों को ये गलतफहमी है और ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। इसलिए कि मुसलसल 4 महीने तक आप एक तसलसल के साथ एक तहरीक को चलाते हो, तो जज्बाती तहरीकें तसलसल के साथ नहीं चलती। ये एक जोद मुसलसल है और ये एक हमारा ऐसा एक मुतालबा है जिसके लिए हम समझते हैं कि हमें, ठीक है, हालात की वजह से, ये कोरोना की वजह से या रमज़ान शरीफ की वजह से थोड़ा सा गैप आया और 40 दिन का हमारे साथ एक माहिदा था। उस 40 दिन के माहिदे को हमने सामने रखा, उसके बाद ये हालात सामने आ गए, उसको सामने रखा। हमने तमाम वो रख लिए अखलाकी तौर पे कि कल हमें कोई ये ना कहे कि आपने पामाली की है वादे की। हमने वादे की पामाली नहीं की। बाकी ये तो तकरार कि बेहिसी क्यों है, जितने भी ताकतवर है वो चाहे किसी शक्ल में भी हो, वो एक दूसरे के मफादात के मुहाफिज होते हैं।
وہ طاقتور کبھی بھی کمزور لوگوں کے حق کو اتنا آسانی سے تسلیم نہیں کرتے. یہ آپ کی تاریخ رہی ہے مزدوروں کی, طلباء کی اور ترقی پسند لوگوں کی. آپ ایک تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ وہ بہت تکلیف دہ مراحل سے گزرے ہیں. اس وجہ سے کہ اوپر جو طاقتور طبقے بالادست طبقات ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مفادات کو پروٹیکشن دیتے ہیں. تو آج بھی چاہے وہ سی ایم ہے, چاہے وہ گورنر ہے, چاہے وہ جس شکل میں طاقتور لوگ بیٹھے ہیں, وہ سب ایک دوسرے کے مفادات کو تحفظ دے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسائل نہیں ہو رہے اور ہمارے مسئلوں کے ساتھ ہمارے ساتھ 3-4 دفعہ یہ دھوکہ کیا گیا. یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم ایک معاہدہ کر کے عارضی طور پر ایک دھوکہ دے دیں گے ان کو. معاہدے ہمارے ساتھ کیے, ان ریٹرن ہمیں اخلاقی طور پہ فتح ہوئی, اخلاقی طور پر ان کو شکست ہوئی کہ ہم نے اخلاقی طور پر اپنی زبان کا, اپنے قول کا پاس رکھا. اخلاقی طور پر انہیں شکست ہوئی کہ آج وہ ہمارے سامنے آتے ہوئے نظریں چرا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان کی بات کو مانا, ان کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو مانا, ان کے وعدوں کا پاس رکھا. انہوں نے اپنے وعدوں کا پاس نہیں رکھا. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ ان کو یہ میسج بار بار ہم سوشل میڈیا کے تھرو اور یہ 3 دن سے اسکیم کے تھرو ہم یہ میسج کنوے کر رہے ہیں اور یہ میسج وہ پہنچتا بھی ہے وہاں پہ. اب اگر ان کو سیریس نہیں لیا جاتا تو میرے خیال میں کہ وہ بہت غلطی پہ ہیں کیونکہ ماضی میں بھی انہوں نے سیریس نہیں لیا اور ہم کہاں تک چلے گئے. آج بھی اگر سیریس نہیں لیا گیا, اس کو سنجیدہ نہیں لیا گیا اور اس تحریک کو ایک جذباتی تحریک تصور کیا گیا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ آگے شدت کے ساتھ مزید بڑھے گی آگے. اس میں طلباء بھی ہے, اس میں ڈاکٹر بھی ہے, اس میں مزدور بھی ہے. یہ 3 وہ طبقات ہیں جو تبدیلی کے بنیادیں ہوتی ہیں, جو تبدیلی کا محرک ہوتا ہے وہ, اور ہمیشہ تبدیلی ان کی وجہ سے سامنے آئی ہے. جب طلباء اور مزدور اکٹھے ہوئے انہوں نے بڑے بڑوں کے تختے پلٹ کے رکھ دیے. آج بھی اگر اس چھوٹی سی تحریک کو یہ پھر نظر انداز کریں گے تو اس تحریک کا دائرہ پورے صوبے میں پھیلے گا. اس کے اندر آج جو تنظیمیں شامل نہیں ہیں وہ تنظیمیں بھی شامل ہو جائیں گی. تمام مزدور تنظیمیں, مزدور تحریک سے وابستہ تمام تنظیمیں اس میں شامل ہو جائیں گی. اور یہ ان کو پتہ بھی ہے, ان کو اس چیز کا ادراک بھی ہے کہ ایسا ہوگا. اگر وہ ہمارے صبر کو آزمانا چاہتے ہیں تو آزما کے دیکھ لیں. ہم پہلے بھی صبر آزما جدوجہد کر چکے ہیں, ابھی بھی صبر آزما جدوجہد کریں گے, طویل جدوجہد کریں گے. جوہد مسلسل پہ ہمارا یقین ہے. ہم نظریاتی طور پر ہی جوہد مسلسل پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کوئی جذباتی تحریک نہیں ہے. اس کو انشاءاللہ ہم بارآور ثابت کریں گے, نتیجہ خیز ثابت کریں گے. یہ وقت ثابت کرے گا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوست بیٹھے ہوئے, اب سب دوستوں کے سامنے یہ باتیں آئیں گی. یہ وقت ثابت کرے گا. یہ وہ حکمران جو اس وقت ایک دوسرے کے مفادات کو پروٹیکشن دے رہے ہیں, یہ ایک کلب ہے, یہ طاقتور لوگوں کا کلب ہے. اس کلب کے اندر ہم نے ڈینٹ ڈالنا ہے اور اپنے مسائل ہم نے پرامن جدوجہد کے ذریعے پریشر بلڈ کرتے ہوئے ان سے حل کروانا ہے. پاکستان ہو یا تیسری دنیا کے جو بھی ممالک ہو اور سرمایہ دارانہ ممالک جہاں بھی ہے, وہاں طاقتور کو جھکانے کے لیے مزدور کو, مظلوم کو, پسے ہوئے طبقات کو منظم ہونا پڑے گا. اور آج یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ پسا ہوا طبقہ منظم ہے اور اپنے حق جان چکا ہے اور حق لینے کا راستہ بھی ان کو پتہ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ حق ہم لیں گے. کالج کو ہم بحال کرائیں گے. آئین میں یہ ترمیم ہم کروا کے چھوڑیں گے. بہت شکریہ حاجی صاحب. حاجی صاحب ایک مختصر سا ایک سوال اور آپ سے کرنا ہے. ایک مختصر سا یہ بتا دیں, کیونکہ جھگڑا تو ہمارا سرکار کے ساتھ ہے اور سرکار نے بار بار گورنمنٹ نے دھوکے دیے اور گورنمنٹ نے اپنے الفاظ کو بھی اور اپنے ایگریمنٹ کو بھی مذاق بنا دیا. اس طرح تو گورنمنٹ اپنا ہی مذاق اڑا رہی ہے, اپنی ساکھ کھو چکی ہے. تو اس کے علاوہ ادارے کے حوالے سے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ 2 سال گزرنے کے باوجود ادارے میں کسی قسم کا سروس رول اور کوڈ آف کنڈکٹ نہیں وضع کیا گیا. بنا کسی رول کے, بنا کسی قانون کے, اور جو اسمبلی نے ایکٹ پاس کر کے دیا تھا اس میں واضح لکھا گیا ہے کہ ادارہ اپنے سروس رول, اپنے ادارے کو چلانے کے طور طریقے وضع کرے, جس میں اگر کسی کو سزا دینی ہو یا کسی کی پروموشن ہو, جو بھی طریقہ کار ہو, وہ اس میں اس کا ذکر ہونا چاہیے. اب تک 2 سال پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا, 8 اکتوبر 2018 کو وی سی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم رول بنا چکے ہیں, بس چند دنوں میں یہ ہم پبلش کرا دیں گے اس کو گزٹ میں باقاعدہ. تو اب تک یہ نہ ہونا, کیا یہ ایک ناکامی نہیں ہے ادارے کی, یا یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے؟ اداروں کو مضبوط کرنے کے بجائے شخصیات کو مضبوط کیا جا رہا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس ادارے کو ابھی تک بغیر کسی قانون, بغیر کسی ضابطے کے چلایا جا رہا ہے.
और मज़ीद अलमिया ये है कि पूछने वाला भी कोई नहीं, जिस दर पे आप ये फरियाद लेके जाओ उस दर पे बैठा हुआ आदमी भी इसके साथ शामिल है, वो इसका साथी है। उसको ये पता है कि जो यहाँ पे लोग आवाज़ उठाएंगे, जिस फोरम तक जाएंगे, उस फोरम पे बैठा हुआ शख्स मेरा साथी है, मेरा साथ। तो इसलिए अभी तक हमारे साथ रूल के हवाले से झूठ बोला गया। मैं ये समझता हूँ, मैं बींगे मुलाजिम अगर सबॉर्डिनेट हूँ और मेरे खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होगी तो रूल का हवाला कोर्ट किया जाएगा, लेकिन यहाँ कोई रूल नहीं है। बगैर रूल के हमें चलाया जा रहा है, बगैर रूल के तो आप किसी जनरल स्टोर को भी नहीं चला सकते। उसके लिए भी आपको कोई ज़ाब्ता, कोई कोड ऑफ कंडक्ट तय करना पड़ता है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसको आप मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम दे रहे हैं, जिसमें 1400 के लगभग डॉक्टर नॉन डॉक्टर मुलाजमीन है, आप उसको बगैर कोड ऑफ कंडक्ट के, बगैर किसी पैरामीटर के चला रहे हैं। तो इन्होंने इस मामले को, पूरे मामले को संजीदा लिया ही नहीं है। हम यही कह रहे हैं, रूल बनाएं, प्रमोशन किस तरीके से आप देंगे, रिवॉर्ड किस तरीके से करेंगे, पनिशमेंट कैसे देंगे, रिवार्ड कैसे देंगे, ये सारी चीज़ों के लिए तो आपके पास एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा, वो नहीं है। तो जब कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो जो ताकतवर शख्स कुर्सी पे बैठा है उसकी मर्जी चलेगी, फिर पसंद नापसंद होगी, और जो लोग कुर्बतें हासिल करेंगे उनको नवाजा जाएगा, और जो अपने हक के लिए लड़ेंगे उनको सजाएं दिए जाएंगे, क्योंकि रूल नहीं है। आप उसको किस ज़ाब्ते के तहत चैलेंज करोगे? तो इसलिए रूल यहाँ इस वक्त उसकी कुर्बत हासिल करना रूल है। यहाँ पे यहाँ कानून उसकी कुर्बत हासिल करना ये एक एजाज़ है इस वक्त, जब रिटर्न इन रिटर्न कोई रूल नहीं है। तो इसलिए हम समझते हैं कि अगर अदारे में रूल बन भी जाए हम उसको वेलकम ज़रूर कहेंगे, लेकिन इस अदारे की बुनियाद ही गलत रखी गई है। हम तो समझते हैं कि इस अदारे का आपने जो बुनियाद रखा वो गलत है, जो आपने एक्ट में अमेंडमेंट किए वो ही, जब बुनियाद ही गलत है तो दीवार पर आसमान तक आप ले जाए वो गलत ही टेढ़ा ही रहेगा। तो हम समझते हैं कि इसकी बुनियाद गलत है, हम उस बुनियादी गलती को ठीक करने के लिए निकले हैं, और सबको ये समझ जाए, सब समझते हैं, सब ये समझते हैं कि इनका इशू जेन्युइन है, जस्टिफाइड है, लेकिन उसके बावजूद इग्नोर कर रहे हैं, उसके बावजूद इसलिए नज़रें चुरा रहे हैं कि वो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनके मफादात मुश्तरक है, वो अपने मफादात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, आपस में एक दूसरे के अंदर रिफ्ट पैदा नहीं करना चाहते हैं कि उनके मफादात खतरे में न पड़ जाए। लेकिन इंशाल्लाह वो बेशक जितना मुनज़्ज़म हो, बेशक जितना हो, अगर वो मुनज़्ज़म है तो कमज़ोर भी मुनज़्ज़म है, स्टूडेंट भी मुनज़्ज़म है, मजदूर भी मुनज़्ज़म है, और इसी इंशाल्लाह ताला तंज़ीम नज़्म व ज़ब्त के ज़रिए हम इनसे अपना हक लेंगे और ये वक्त साबित करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। सामीन आपने हाजी साहब को भी सुना, नाज़रीन, और ये साथी बैठे हुए हैं सारे एहतजाज में। इंशाल्लाह तहरीक चलती रहेगी और कामयाबी से ज़रूर हमकिनार होगी। बारिश भी शुरू हो चुकी है, रात के 11 साढ़े 11 बजने वाले हैं, और इंशाल्लाह दोस्तों वक्तन फ़वक्तन रोज़ाना आपसे ऑनलाइन होते रहेंगे और अपडेट देते रहेंगे। तमाम मज़दूर तंजीमों और तरक्की पसंद तंजीमों से हम अपील करते हैं कि वो हमारे इस तहरीक में हमारा साथ दें और हमारी आवाज़ को आला काम तक पहुँचाएँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ दूर तक पहुंच जाए और इनके ऐवानों तक की आवाज़ पहुंच जाए और ये ख्वाब खरगोश से उड़ जाएं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।